अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हमने किडनी के एक्सक्रीटरी फंक्शन के जो प्रोसेसेस हैं उनको सीखना है। एसएलओ में हमें कहा गया कि हम किडनी के जो फंक्शनिंग है, ख़ास तौर पे उसका जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, उसके जो 3 प्रोसेसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे नंबर पे ट्यूबुलर सिक्रेशन, इनको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन इन तीनों प्रोसेसेस की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बातें। स्टूडेंट्स, हमारे जो किडनीज हैं वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारे सिलेबस में किडनीज के 2 फंक्शंस जो हैं वो इंक्लूडेड है, एक एक्सक्रीटरी फंक्शन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम किडनी के एक्सक्रीटरी फंक्शन को फोकस करेंगे। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है लाइक यूरिया, उसको यूरिन के फॉर्म में रिमूव करना बॉडी से, ब्लड से। दूसरे लफ्ज़ों में जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो एक तरह का यूरिन फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम कहेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स एक्सप्लेन करें तो ये वही स्टेप्स हैं जो एक्सक्रीटरी फंक्शन के स्टेप्स हैं या प्रोसेसेस हैं जो कि किडनी के नेफ्रॉन के अंदर होते हैं, जिसमें पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब वन बाय वन हम इन तीनों प्रोसेसेस को सीखेंगे। आगाज लेते हैं पहले स्टेप से, पहले प्रोसेस से, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। डिटेल से इसकी तमाम बातों को हम लेक्चर नोट्स में देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको रफ में ले जाकर इसका एक जनरल आइडिया देना चाहता हूं। उसके बाद लेक्चर कंटेंट जो है ये लेक्चर नोट से इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरी का एक सेगमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। ये सिर्फ एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट में नीचे जो है हमने इसके सेल्स को ड्रॉ कर लिया। ब्लड कैपिलरी है ना, ट्यूब की तरह है। यहाँ पे ऊपर ही मैं अगर वो बना दूं, इस तरह से ट्यूब की तरह बनाया जाए तो एक हिस्सा इस ट्यूब का हमारी तरफ है, हमारी आइज़ की तरफ, और एक इसके दूसरी तरफ है। तो जो हमारी आइज़ की तरफ पार्ट है उसको मैंने सेल से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके सेल्स ड्रॉ कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ कंटेंट को समझने के लिए ज़रूरी था। तो यो हम जानते हैं कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये सिंगल लेयर्ड होती हैं और इसकी लेयर को एंडोथीलियम कहते हैं और इसके सेल्स को एंडोथीलियल सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम एंडोथीलियम जो है वो लिख सकते हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स। तो एक तरफ शो करना काफ़ी है, ऊपर बनाना चाहो तो बना सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। नीचे स्टूडेंट्स ये एक थिक सा पोर्शन जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वाला लेक्चर मेरा लिया है उन्हें फ़ौरन ये याद आ जाएगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया वो लाजमी उस लेक्चर को लें। बहरहाल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की बनी होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ एंडोथीलियम है ब्लड कैपिलरी की और एक तरफ एंडोथीलियम है बोमैन कैप्सूल की। नीचे क्या होगा स्टूडेंट, बोमैन कैप्सूल होगा। ये पूरा इसको सराउंड कर रहा है ब्लड कैपिलरी को, ये ग्लोमेरुलस को। तो बोमैन कैप्सूल को भी अगर हम ड्रॉ करें तो उसके बोमैन कैप्सूल 2 लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है। तो स्टूडेंट्स जो उसकी 2 लेयर हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो यहाँ ऊपर वाली जो लेयर है इसके मैंने सेल्स जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। इस ऊपर वाली लेयर के जो सेल्स हैं बोमैन कैप्सूल की, जो अपर लेयर है जो ब्लड कैपिलरीज को टच करती है स्टूडेंट्स, उसके सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। इनके फीट होते हैं, पाँव होते हैं या फीट की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको पोडोसाइट्स कहते हैं। लास्ट लेक्चर में, नेफ्रॉन वाले लेक्चर में डिटेल्स में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखें, वही ये ब्लड कैपिलरी का एक सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इसको इस तरह कंसिडर करें। ब्लड कैपिलरी का एक सेगमेंट जिसके अंदर ब्लड मौजूद है और उसके एंडोथीलियल सेल्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम और उसके एंडोथीलियल सेल्स। नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे ये स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू हो रहा है बोमैन कैप्सूल, और बोमैन कैप्सूल के जो पोडोसाइट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले लेयर के, ये सेल्स, इनको पोडोसाइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उससे नीचे है बोमैन कैप्सूल की एंडोथीलियम। ये 3 चीज़ें मिलकर फिल्टरिंग यूनिट बना रही हैं।
आप देखो, जब आप लैब में फिल्ट्रेशन करते हो तो आपको एक फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत होती है ना, तो जिसमें पोर्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो छोटी होंगी वो क्रॉस कर जाएँगी और जो बड़ी साइज़ की होंगी उन पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो फ़िल्टर पेपर आपने देखा होगा, पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, उस फ़िल्टर पेपर की तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी तो चाहिए ना, फ़िल्ट्रेशन करनी है, तो एक फ़िल्टरिंग यूनिट की ज़रूरत है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि फ़िल्टरिंग यूनिट किस चीज़ का बना है। अभी भी मैंने बता दिया कि इस फ़िल्टरिंग यूनिट के अंदर इन 3 चीज़ें आ रही हैं। ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम है, तो वो है। उसके नीचे अभी हमने बताया कि क्या चीज़ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया फ़िल्टरिंग यूनिट का। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है स्टूडेंट्स, बोमैन कैप्सूल की एंडोथेलियम है। एक और एंडोथेलियम है, लेकिन ये एंडोथेलियम जो है ये बोमैन कैप्सूल की है, तो मैं यहाँ पे BC लिख देता हूँ, बोमैन कैप्सूल। और ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम है स्टूडेंट्स। तो ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, फ़िल्टरिंग यूनिट। यानी ब्लड का जो कंटेंट है जिसने फ़िल्टर होना है, वो ब्लड के पार्टिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो इन तीनों को क्रॉस करते हुए फिर नीचे आएंगे। तो ये तीनों मिलकर एक तरह का क्या बना रही हैं, फ़िल्टर पेपर बना रही हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरी है, तो इसके अंदर ब्लड होगा जिसमें कुछ छोटे छोटे मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इसमें प्लेटलेट्स भी हैं, इसमें और बहुत सारे प्लाज्मा का कंटेंट है। कुछ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं। जैसा आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है, इन सेल्स के दरमियान में पोर्स हैं, सुराख हैं, तो यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और फिर जो पोडोसाइट्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस है, जो स्लिट्स हैं, वहाँ से गुजरते हुए बोमैन कैप्सूल की जो ये खाली जगह है इसमें आ जाएंगे। इस खाली जगह को स्टूडेंट्स ल्यूमन कहते हैं। देखो, कोई भी पाइप हो, कोई नाली हो, उसके अंदर स्पेस तो होती है ना, उस इनर स्पेस को ल्यूमन बोला जाता है। तो ये जो बोमैन कैप्सूल है इसकी जो इंटरनल स्पेस है उसको ल्यूमन कहेंगे स्टूडेंट्स। और बाकी जो पाइप्स हैं बॉडी के अंदर, इवन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन्स हो या कोई और पाइप हो, उसकी जो इंटरनल स्पेस है उसको ल्यूमन ही बोलते हैं। तो बाकी जितने भी स्मॉल साइज के मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन फिल्टरिंग यूनिट को क्रॉस करते हुए, यानी ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम को क्रॉस करते हुए, बेसमेंट मेम्ब्रेन को फिर क्रॉस करते हुए और अल्टीमेटली बोमैन कैप्सूल की एंडोथेलियम को क्रॉस करते हुए बोमैन कैप्सूल की जो ल्यूमन है उसके अंदर आ जाएंगे वो स्मॉल साइज पार्टिकल्स। लेकिन जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे ना, उसकी वजह कि ये पोर्स जो हैं छोटे हैं, तो रेड ब्लड सेल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, वाइट ब्लड सेल्स क्रॉस नहीं कर सकेंगे, प्लेटलेट्स क्रॉस नहीं कर सकेंगे, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये फिल्ट्रेशन है स्टूडेंट्स। अब जब फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो फिल्ट्रेशन होने के नतीजे में जो कंटेंट मिल गया, जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो मटेरियल्स, जो पार्टिकल्स बोमैन कैप्सूल में आ चुके हैं फिल्टरिंग यूनिट को क्रॉस करते हुए, जनरल बोले तो ये फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो मटेरियल पास कर जाता है, स्मॉल साइज मटेरियल पार्टिकल्स जो पास कर जाते हैं उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हुई है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो फिल्ट्रेट है उसको भी हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देंगे, और ये जो फिल्ट्रेशन है ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स निकल क्यों रहे हैं, इनको मसला क्या है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्यों नहीं रुक रहे। यहाँ ठीक है, पोर्स हैं, पोर्स क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ये कैसे क्रॉस कर जाते हैं। कोई फोर्स होनी चाहिए, पीछे की वजह होनी चाहिए। उस वजह को अगर हम तलाश करें तो वो स्टूडेंट्स जो फिल्ट्रेशन हो रही है, जो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट बन रहा है, उसकी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बाकी जो बॉडी की ब्लड कैपिलरीज हैं उनके मुकाबले में, यहाँ जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये फिल्ट्रेशन होती है, इसलिए इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम दे सकते हैं हम, जो कि आपने 10th बायो के अंदर आपने यही नाम देखा था, प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है जो इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स करता है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे,
बोमैन कैप्सूल की ल्यूमेन में आ जाएंगे बाय क्रॉसिंग द फिल्टरिंग यूनिट, और लार्ज साइज पार्टिकल तो क्रॉस नहीं कर सकते तो वो वहीं पे रहेंगे। अब कौन से मटेरियल क्रॉस करेंगे, कौन से मटेरियल क्रॉस नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से हम जाकर अपने जो लेक्चर नोट्स हैं उनके अंदर देखते हैं, और जो प्रेशर किस तरह हाई डेवलप होगा उसको भी हम देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि जनरल एक ओवरव्यू आपने ले लिया, अब डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिफाइन करें तो इसमें क्या हो रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा है, और उसमें से जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो पोर्स हैं उन सुराखों से, उन पोर से स्मॉल साइज पार्टिकल्स क्रॉस कर जाते हैं और अल्टीमेटली बोमैन कैप्सूल की ल्यूमेन में आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जा रहा है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, इसलिए इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाते हैं ब्लड कैपिलरीज को, लिहाजा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहला सकती है। दूसरी हेडिंग है हमारी इसमें मैकेनिज्म की। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं, इसको अगर बाकी बॉडी की कैपिलरीज के साथ आप कंपेयर करें, क्योंकि कैपिलरीज तो तमाम बॉडी टिश्यूज के अंदर मौजूद है ना, तो बाकी बॉडी के अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क है, जो बेड है, और यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, बेड है, इन दोनों के अंदर ब्लड प्रेशर को कंपेयर करें तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है बाकी बॉडी के मुकाबले में, बाकी बॉडी की कैपिलरीज के मुकाबले में। इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह क्या है? इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह डायमीटर का डिफरेंस है। किस चीज़ का डायमीटर का डिफरेंस? स्टूडेंट्स, जो पाइप ब्लड लेकर आता है इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको एफरेंट आर्टरियूल कहते हैं, और जो पाइप जो है वो फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जाता है उसको इफरेंट आर्टरियूल कहते हैं। और इन दोनों के एफरेंट और इफरेंट आर्टरियूल के डायमीटर के अंदर जो है वो डिफरेंस मौजूद है। जो एफरेंट आर्टरियूल है स्टूडेंट्स, वो उसका डायमीटर ज़्यादा है, वो वाइडर है, और जो इफरेंट है वो थोड़ा सा नैरो है। और अगर इनको देखें तो जो एफरेंट आर्टरियूल है उसके मुकाबले में इफरेंट तकरीबन आधे डायमीटर का होता है, यानी इसका हाफ डायमीटर है। इफरेंट अगर मिसाल के तौर पे एफरेंट डायमीटर अगर कह लो कि 1 मिलीमीटर है तो इफरेंट आर्टरियूल का जो डायमीटर है उसका आधा होगा 0.5 मिलीमीटर, यानी एफरेंट का तकरीबन हाफ जो है वो इफरेंट आर्टरियूल का डायमीटर होता है। इसका मतलब पता है फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप ब्लड को ला रहा है वो बड़ा पाइप है, और जो ले जा रहा है ग्लोमेरुलस से वो नैरो पाइप है। यहाँ से मैं अगर बाहर बोमैन कैप्सूल का भी हिस्सा आपके लिए बना लूँ, पूरी बात जो है वो बेहतर तौर पे आपको वाजे हो जाएगी। तो जो पाइप जो है स्टूडेंट्स ला रहा है ब्लड यहाँ पे, और फिर आगे उससे कैपिलरीज बन जाती हैं, वो पाइप एफरेंट आर्टरियूल है, उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, बड़ा है। और जो पाइप यहाँ से ब्लड को निकालता है स्टूडेंट्स वो इफरेंट आर्टरियूल है, और इफरेंट आर्टरियूल जो है वो रिलेटिवली नैरो है, उसका डायमीटर जो है वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो आ रहा है और कम ब्लड का वॉल्यूम निकल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिटेंशन होती है ब्लड की। ज़्यादा ब्लड आ रहा है, कम निकल रहा है, तो यहाँ पे फोर्स डेवलप होगी, प्रेशर डेवलप होगा, और उसी प्रेशर को तो हम कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। और इसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, जिसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन का या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैकेनिज्म के अंदर आप प्रेशर फिल्ट्रेशन को प्रेशर जो डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन हो रही है उस प्रेशर को आप रेफर करोगे मैकेनिज्म के अंदर। तो इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स जो स्मॉल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड के अंदर, या स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर, वो फिल्टर हो जाते हैं। वो ब्लड के जो ग्लोमेरुलर का जो नेटवर्क है, जो कह लें जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, उनको क्रॉस कर जाते हैं और अल्टीमेटली बोमैन कैप्सूल की ल्यूमेन में वो आ जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइक प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, ये पीछे रह जाएंगे
ये उन छोटे पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अगर इसके बनने और इसकी कंपोजिशन को देखें तीसरी हेडिंग के अंदर स्टूडेंट्स, तो कुछ तो आइडिया हम ले चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरह के मालिक्यूल्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे जो फिल्टरिंग यूनिट है और वो बोमैन कैप्सूल के अंदर आएंगे। तो स्मॉल साइज पार्टिकल्स वो क्रॉस करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के एंडोथेलियम को, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और फिर एंडोथेलियम ऑफ बोमैन कैप्सूल, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो और यहाँ रफ में भी मैंने एक्सप्लेन किया पूरा फिल्टरिंग यूनिट आपके लिए, और जहाँ जहाँ मालिक्यूल्स इस फिल्टरिंग यूनिट को क्रॉस कर रहे हैं उसको हमने हाईलाइट किया। तो स्टूडेंट्स वो तीन चीज़ें मिलकर फिल्टरिंग यूनिट बना रही हैं और इनको स्मॉल साइज पार्टिकल्स क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली बोमैन कैप्सूल की ल्यूमन में आएंगे। और यहाँ पे अब जो कंटेंट आ गया है बोमैन कैप्सूल में वो फिल्ट्रेट है, चूँकि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नतीजे में बना है तो लिहाजा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। इसकी कंपोजिशन आलमोस्ट वही होती है जो ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है, थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। लाइक ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं जिनको ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स वो नहीं होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन बाकी मटेरियल जो है वो आलमोस्ट यहाँ पे फिल्ट्रेट में, इस फिल्ट्रेट में मटेरियल मौजूद है जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मटेरियल मौजूद है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, आइंस हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल लाइक यूरिया है, कुछ हार्मोन्स हैं, वाटर है, ये सारी चीज़ें ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज से निकल जाते हैं और अल्टीमेटली फिल्टरिंग यूनिट को क्रॉस करते हुए जो बोमैन कैप्सूल है उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स पहला प्रोसेस। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम सेकंड प्रोसेस की डिटेल्स की तरफ चलते हैं जो कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। इसको भी हमने पहले डिफाइन करना है। अगर आप ऊपर कंटेंट के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाएं तो जो जो मटेरियल्स जो हैं स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ चुके हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं मटेरियल्स वो यूज़फुल हैं। मसलन ग्लूकोज वेस्ट तो नहीं है, ब्लड से बाहर आ गया तो इसको वापस ब्लड में भेजना चाहिए। अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है, ये वेस्ट नहीं है, इसको वापस ब्लड में भेजना है। विटामिन को भेजना है, जो आइंस हैं ज़रूरत के उनको वापस भेजना है। सिर्फ एक्स्ट्रा आइंस जो है वो निकलने चाहिए बॉडी से, ब्लड से, बाकी ज़रूरत वाले वापस जाने चाहिए। वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल यूरिया, ये तो वेस्ट है तो इसको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, जाना चाहिए। हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन्हें वापस ब्लड में भेजना चाहिए। वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आगे जाना चाहिए यूरिन में, रिक्वायर्ड वाटर जो है वो वापस ब्लड में भेजना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स के चंद चीज़ों को सिलेक्ट करके वापस ब्लड के अंदर भेजा जा रहा है, इसलिए ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो डिफाइन करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिर प्रोसेस हुआ जिसमें के सर्टन सब्सटेंसेस को जो कि ब्लड से फिल्टर हो गए थे, ब्लड से निकल गए थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान, प्रेशर फिल्ट्रेशन के दौरान, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो ब्लड से निकल गए थे, उनमें से कुछ चुनकर कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को, सर्टन सब्सटेंसेस को ब्लड में वापस भेजा जा रहा है। लिहाजा ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। चूँकि ये ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, यानी ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, नेफ्रॉन की रेनल ट्यूब्यूल से कंटेंट को निकाल कर ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। लिहाजा ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अब इसके साथ हम थोड़ा फिल्ट्रेशन के कंटेंट को जोड़ें तो तकरीबन स्टूडेंट्स 1 मिनट में पर मिनट 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑन एवरेज बनता है ह्यूमंस में। और अगर इसको पर मिनट से पर डे के अंदर कन्वर्ट करें, यानी 24 घंटों में जितने मिनट्स हैं वो निकाल के और 125 से मल्टीप्लाई करें तो इस, और फिर उसको ml से लीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लें तो ये तकरीबन 180 लीटर्स पर डे अमाउंट बनती है जो फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ये ह्यूज या ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन है, ये एक्सटेंट ऑफ फिल्ट्रेशन है जो हमारी किडनीज में, नेफ्रॉन के अंदर हो रही है। अब हम ये सोचेंगे कि भाई हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड जो है वो 5 लीटर तक होता है तो 180 लीटर फिल्ट्रेशन कैसे हो गई? तो भाई
ये सम की बात हो रही है, 1 मिनट में फिल्ट्रेशन हुई ना 125 ml, तो अगले मिनट में भी होगी। तो वही ब्लड है, बार बार फिल्टर हो रहा है, ब्लड वो फिल्टर हुआ, साफ होके किधर गया, बॉडी के अंदर घूमा फिरा, दोबारा उसमें वेस्ट आ गया, यूरिया आ गया, उस ब्लड को फिर किडनीज की तरफ भेजा जाता है, उसकी फिर फिल्ट्रेशन होगी, वो साफ हो गया, फिर निकलेगा, बॉडी में घूमे फिरेगा, और घूमने फिरने के से यानी सर्कुलेट करने के दौरान उसमें दोबारा से वेस्ट आ जाएगा, वो उस वेस्ट को कैरी करता हुआ फिर उसको किडनीज की तरफ भेजा जाएगा। तो वही 5 लीटर हमारा है वो बार बार फिल्टर हो रहा है। लेकिन हम उस टोटल फिल्ट्रेशन को देखें, 1 मिनट में फिल्ट्रेशन हुई, दूसरे में हुई, तीसरे में हुई, चौथे में हुई, तो सारी फिल्ट्रेशन को लीटर्स के अंदर हम पर डे में एक्सप्रेस करें तो 180 लीटर्स पर डे बनती है। हमने एक्सटेंट ऑफ फिल्ट्रेशन को मेंशन किया, अब हम एक्सटेंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन को मेंशन करने जा रहे हैं, दोनों को आपस में लिंक करने जा रहे हैं। तो 125 ml जो फिल्ट्रेट स्टूडेंट प्रोड्यूस हुआ पर मिनट, उसमें से 124 ml जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है, इस फिल्ट्रेट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और बहुत थोड़ा सा 1 ml जो है वो 124 तो रीअब्जॉर्ब हो गए, तो 1 ml जो है वो आगे जाएगा, और कुछ केसेस के अंदर तो लेस देन 1 ml जो है वो आगे जाता है, 0.5 ml, और एक्सट्रीम केसेस में उससे भी कम जो है वो आगे जाता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, और मैक्सिमम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब हमको ये जानना है कि जो सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं वो कौन से हैं। तो रीअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस में सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लाइक ग्लूकोज सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स सारे नहीं मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वाटर की अमाउंट जो है ये भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाती है। और जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं होती हैं ये वो हैं जो वेस्ट हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो वाटर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उसको जाने दिया जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। इस तरह आइंस जितनी बॉडी को ज़रूरत है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जो आइंस है उनको जाने दिया जाता है, लाइक एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा क्लोराइड, एक्स्ट्रा पोटाशियम वगैरह। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, इसका तो बॉडी से रिमूवल होना चाहिए, इसको वापस क्यों लाएंगे। तो ये सारे का सारा जो है वो इसको आगे जाने दिया जाता है, यानी इसकी कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। यहाँ से आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, तो उसमें यूरिया को आपने टिक करना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, यूरिया बिल्कुल रीअब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि ये तो वेस्ट है, इसको बॉडी से जाने देना है। स्टूडेंट्स, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है इसमें चूँकि सर्टन सब्सटेंसेस को ही वापस लिया जा रहा है, लिहाजा ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाएगी। अब इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है वो इन्वॉल्व है, पैसिव है या एक्टिव। तो स्टूडेंट्स इसको चौथी हेडिंग में हम देखेंगे। तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी है, एक्टिव से भी है। पैसिव में देखें तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म जो हैं रीअब्जॉर्प्शन के अंदर शामिल हैं या टेक पार्ट करते हैं। साइड्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन नंबर 5 पे हम देखेंगे कि ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किस जगह पे कौन सी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। उसमें तकरीबन 80% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स हैं इसको शॉर्ट में हम PCT कह सकते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन इन PCT स्टूडेंट्स, तो 80% जो फिल्ट्रेट है वो PCT के अंदर ही रीअब्जॉर्ब हो गया, और पीछे जो रीअब्जॉर्प्शन बच जाती है तकरीबन 19% रीअब्जॉर्प्शन, वो रिमेनिंग जो नेफ्रॉन है उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होती है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ये PCT में हो जाती है, आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी चीज़ें मुकम्मल तौर पर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, और 80% सोडियम क्लोराइड और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती है PCT के अंदर। फिर रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले, क्योंकि PCT के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन को अगर हम देखें तो इसके आगे 2 लिम्स हैं लूप ऑफ हेनले के।
आप जानते हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है, तो एक लूप ऑफ हेनले का पार्ट है जो उस फिल्ट्रेट जहाँ से फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करता है, और फिर एक उसका लूप ऑफ हेनले का पार्ट है जिसमें फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव करता है। तो जहाँ जिस हिस्से में डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब कहलाएगा, जिस हिस्से में फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव कर रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना स्टूडेंट्स, लूप ऑफ हेनले का, ये वाटर परमिएबल है और काफ़ी ज़्यादा वाटर परमिएबल है, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। और इसीलिए हम फिर कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले का बुनियादी तौर पे काम है वाटर को कंजर्व करना, वाटर को बॉडी के अंदर महफूज बनाना। अगर पानी की हमारी बॉडी के अंदर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो फिर वाटर जो है उसका ब्लड से लॉस नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। उसके लिए लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये हाईली परमिएबल टू वाटर है, काफ़ी हद तक वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से हो जाती है। अगर असेंडिंग लिम्ब की बात की जाए तो स्टूडेंट्स जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो इम्परमिएबल टू वाटर है। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो इम्परमिएबल है। तो असेंडिंग लिम्ब में फिर क्या रीअब्जॉर्ब होगा? असेंडिंग लिम्ब में स्टूडेंट्स आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, लाइक सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, कुछ और आइंस हैं जो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली बात भी याद रखिएगा कि असेंडिंग लिम्ब के अंदर स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है जिससे आइंस को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यानी DCT। तो रीअब्जॉर्प्शन इन DCT अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसका जो जनरल फंक्शन है वो ओस्मो रेगुलेटरी है, यानी वाटर रीअब्जॉर्प्शन में और आइंस की अमाउंट को रेगुलेट करने में ये अपना रोल प्ले करती है। लेकिन जारी बात है ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन साथ साथ चल रहे होते हैं। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, आइन की रीअब्जॉर्प्शन, या वाटर का रीअब्जॉर्ब ना होना या आइंस का रीअब्जॉर्ब ना होना, तो ये एक्सक्रीशन में भी आएगा, ओस्मो रेगुलेशन में भी आएगा। तो मेन अगर हम बात करें तो DCT जो है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड पार्ट है ओस्मो रेगुलेटरी के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा एक्सक्रीशन के अंदर भी इसका जो किरदार है वो है, उसको माइनस नहीं कर सकते हम। और इसका एक और फंक्शन भी है DCT, एक और हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ब्लड की pH को रेगुलेट करने में ये अपना रोल प्ले करता है। यहाँ से हाइड्रोजन आइंस की जो है वो सिक्रीशन होती है, और इसलिए ब्लड की जो pH है उसको रेगुलेट करने में ये अपना रोल प्ले करता है DCT। लेकिन उस pH रेगुलेशन को हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से देखेंगे, सीखेंगे, यहाँ पे उसको हम फोकस नहीं करेंगे। जनरल आपको बता दिया कि DCT ये ओस्मो रेगुलेटरी रोल है इसका, और फिर ब्लड की pH रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करता है, प्लस एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है उसमें भी ये अपना रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स अगर DCT के साथ हम कलेक्टिंग डक्ट को भी मिला लें तो स्टूडेंट्स जो कलेक्टिंग डक्ट है ये इम्परमिएबल इन नेचर है, यहाँ से वाटर बाहर नहीं जा सकता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है। इसी तरह जो DCT है, DCT के अंदर भी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो कोई इतनी आसान नहीं है। DCT जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्परमिएबल है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी काफ़ी हद तक इम्परमिएबल है, वाटर को बाहर नहीं जाने देते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर जो DCT है और कलेक्टिंग डक्ट है इनसे वाटर निकल जाए और वापस ब्लड में चला जाए, तो इसके लिए इनको इम्परमिएबल से परमिएबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए इन्हें DCT को और कलेक्टिंग डक्ट को पैगाम भेजना है। वो पैगाम जो है वो एक हार्मोन की सूरत में भेजा जाता है। उस हार्मोन का नाम है स्टूडेंट्स ADH। इसको आप 10th बायो में पढ़ के आए हो। ये हार्मोन है स्टूडेंट्स एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम भी है अगर आप रिकॉल कर सकें तो, एंटी डायरेटिक हार्मोन शॉर्ट में ADH, और इसका जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स वो है वेजोप्रेसिन। इट इज़ आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। और स्टूडेंट्स ये जो ADH है या वेजोप्रेसिन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लूब है, जो नीचे वाला हिस्सा है, पिछला हिस्सा है पोस्टीरियर लूब पिट्यूटरी ग्लैंड का,
तो वहाँ से ये एडीएच जो है रिमूव होता है, रिलीज होता है और ब्लड में जाता है और ब्लड से अल्टीमेटली ये किडनीज के नेफ्रॉन तक पहुँचता है और ये टारगेट करता है डीसीटी को और ये टारगेट करता है कलेक्टिंग डक्ट को। इन दोनों को ये इम्पैक्ट करता है। अगरचे यहाँ पे नोट्स में कलेक्टिंग डक्ट के साथ इसको लिंक किया गया है, लेकिन याद रखिएगा डीसीटी के ऊपर भी एडीएच एक्ट करता है। तो जब एडीएच आएगा तो जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है ये दोनों स्टूडेंट्स इम्परमिएबल से परमिएबल हो जाएंगे। जितना ज़्यादा एडीएच आएगा उतनी ज़्यादा परमिएबिलिटी हो जाएगी, उतना ज़्यादा वाटर जो है वो निकलेगा डीसीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से, और वो वापस जाएगा ब्लड में। यानी जितना ज़्यादा एडीएच यहाँ पे पहुँचेगा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये भी हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जो है वो सीखेंगे कि किस तरह एडीएच और कुछ और हार्मोन्स जो हैं वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उसको लिंक करना ज़रूरी था क्योंकि हम रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जनरली इम्परमिएबल इन नेचर है, लेकिन इनको परमिएबल बनाया जाता है एक हार्मोन की मदद से जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है। और ये परमिएबल इसको कब बनाया जाता है स्टूडेंट्स? इसको परमिएबल उस वक्त बनाया जाता है जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो और पानी का नुकसान या लॉस नहीं होने देना। तो पानी को बॉडी के अंदर रोकना है तो रीएब्जॉर्प्शन चाहिए, लिहाजा इसको रीएब्जॉर्ब कराया जाएगा एडीएच रिलीज करवा के और परमिएबिलिटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की बढ़ाकर। तो जो जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी एडीएच के आने से तो ये अलाउ करेगा कि वाटर यहाँ से रिमूव हो और फिल्ट्रेट से और अल्टीमेटली ब्लड कैपिलरीज में वापस जाए। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्ट्रेट है उससे वाटर निकल रहा है और ब्लड में जा रहा है। तो फिल्ट्रेट में वाटर की कमी हो रही है ना, वाटर कम हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है फिल्ट्रेट से। तो फिल्ट्रेट से चूँकि वाटर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है वो फिल्ट्रेट जो अल्टीमेटली यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड से कंसनट्रेटेड होता जाएगा, गाढ़े से गाढ़ा या थिक से थिक होता जाएगा, या आप कह लो कि हाइपरटोनिक होता जाएगा, या आप कह लो कंसनट्रेटेड होता जाएगा कि उसमें जो वाटर है वो कम से कम है, रिलेटिवली जो साल्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, वाटर कम है। तो ये तो कंसनट्रेशन हुई। तो इसका मतलब है कि जब एडीएच रिलीज़ होगा और ज़्यादा एडीएच रिलीज़ होगा तो उसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन जो है फॉर्म होगा, क्योंकि एडीएच काफ़ी हद तक फिल्ट्रेट से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा वापस ब्लड के अंदर। स्टूडेंट्स आई होप के ये दूसरा प्रोसेस स्टेप भी आपको समझ आया होगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं आखिरी जो प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशन उसका। अब जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सर्टन थोड़े से मटेरियल्स जो हैं ये रिमूव होते हैं और किसी और जगह जाते हैं। कहाँ से ये निकल रहे हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से निकल रहे हैं। और किधर जा रहे हैं? रेनल ट्यूबुलर जो ल्यूमेन है या जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट है उसके अंदर जाते हैं। अगर मैं इसका पाथ आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से ये मटेरियल सब्सटेंसेस जिसमें ज़्यादातर आइंस हैं वो निकलेंगे। पेरी ट्यूबुलर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहाँ से ट्यूबुलर सेल्स जैसे कि लूप ऑफ एनले के ट्यूबुलर सेल्स, और वहाँ से ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये जिस तरह बात लिखी हुई है इस तरह पल्ले नहीं पड़ती है, समझ नहीं आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझाता हूँ। और इसके लिए मुझे रफ में जाके थोड़ा सा नेफ्रॉन का एक पार्ट जो है वो आपके लिए ड्रॉ करना होगा ताकि ये बात समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मैं नेफ्रॉन का एक पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले उसका डिसेंडिंग लिम्ब हम ले लेते हैं, फिर असेंडिंग लिम्ब, और यहाँ पे मैं एक जगह पे उसके जो सेल्स हैं कुछ सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक सेल हो गया जो उसकी ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स। इस तरह पूरे आप सेल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं 2-3 जगह बस 1-2-3 सेल्स जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये नेफ्रॉन है, इसके ऊपर जो है वो पीसीटी मौजूद है, इससे आगे डीसीटी मौजूद है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इस नेफ्रॉन हो या पीसीटी हो या डीसीटी हो, चलें थोड़ा सा इसको हम ना ऊपर पीसीटी बना देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम जो रेनल कार्पसल वाला पार्ट है उसको भी बना लेते हैं। और यहाँ से आगे जो है वो डीसीटी होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये जो नेफ्रॉन है इसके आसपास जो है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है, पीसीटी के अराउंड भी, डीसीटी के अराउंड भी, और जो नेफ्रॉन है इसके अराउंड भी। लास्ट लेक्चर में ये सीखा था हमने।
तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो पूरे नेफ्रॉन के डिफरेंट ट्यूबुलर पोर्शंस को घेरे हुए हैं, इन ट्यूब्यूल्स को हम पेरीट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स का पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। रेनल ट्यूब्यूल के आसपास जो कैपिलरीज हैं इनको क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब है सराउंडिंग में, ट्यूबुलर का मतलब है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, और कैपिलरीज हैं तो ये कैपिलरीज, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का स्टूडेंट्स एक हिस्सा यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक छोटा सा एक सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जो चीज़ बताना चाहता हूँ हम उस पर फोकस रखेंगे। तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है उसका एक सेगमेंट यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसके अंदर ये चूंकि कैपिलरी है तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है? ब्लड। इस ब्लड में से कुछ मटीरियल सब्सटेंसेस यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। इन सब्सटेंसेस को भी थोड़ी देर में हम देखते हैं, इसमें ज़्यादातर आइंस होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए थे। अपना जो आपका चैप्टर था ब्लड सर्कुलेशन और इवन इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा जिक्र है। तो यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड है या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर ये मटेरियल्स ब्लड से निकल कर यहाँ पे आ गए। अब इन मटेरियल्स ने किस में आना कहाँ पे है? जो यहाँ पे ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट रन हो रहा है ऊपर से नीचे और यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट मौजूद है स्टूडेंट्स, उस फिल्ट्रेट के अंदर इस कंटेंट ने आना है। तो ब्लड से निकला तो किसके अंदर आया? टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड से ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर आके किस में दाखिल होगा? ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कौन से सेल्स हैं? चूँकि ये जो नेफ्रॉन है उसके ट्यूब का, जैसे यहाँ पे लूपा फैनले है, नेफ्रॉन के ट्यूब के ये सेल्स हैं, तो इसको हम फिर ट्यूबुलर सेल्स कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का जो लूपा फैनले के ये ट्यूबुलर सेल्स हैं। तो ट्यूबुलर सेल्स का मतलब है नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके सेल्स। तो इनके अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर वो सब्सटेंसेस आए, यहाँ से अब ये सब्सटेंसेस निकल कर इस फिल्ट्रेट के अंदर आएंगे, जो फिल्ट्रेट यहाँ पे मौजूद है। ये जो पाइप है स्टूडेंट, इसके अंदर जो स्पेस है इसको ल्यूमेन कहेंगे हम, जैसे कि शुरू में भी आपको बताया। तो वो इस ल्यूमेन के अंदर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर वो स्टूडेंट सब्सटेंसेस अब आ चुके हैं। तो रास्ता अगर आप देखें, पाथ देखें, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से निकले, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आए, वहाँ से ट्यूबुलर सेल्स के अंदर, और ट्यूबुलर सेल्स से जो ल्यूमेन है, ये जो फिल्ट्रेट है, उसके अंदर ही आ गए। तो ये रास्ता है, पाथ है सब्सटेंसेस का। चल कहाँ से रहे हैं? ब्लड से या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से, और अल्टीमेटली पहुँचते कहाँ पे हैं? जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर पहुँचते हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका दो जो है वो स्टूडेंट पर्पसेस हैं। जनरल एक पर्पस है, दो लेवल पे हो रहा है। इसका एक मकसद है कि ब्लड की पीएच जो है उसको रेगुलेट किया जाए, और दूसरा इसका पर्पस है कि जो फिल्ट्रेट है जिसने अल्टीमेटली यूरिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना है, तो उस यूरिन की पीएच को जो है वो रेगुलेट किया जा सके। तो जनरल जो पर्पस है ट्यूबुलर सेक्रेशन का वो पीएच रेगुलेशन है, ब्लड की पीएच रेगुलेशन और यूरिन की पीएच रेगुलेशन। अब दोबारा से जाकर अगर आप देखें इस रास्ते को, पाथ को, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से कुछ मटेरियल्स निकल रहे हैं, और अल्टीमेटली जो रेनल ट्यूब्यूल है उसका जो ल्यूमेन है जिसमें फिल्ट्रेट है, वहाँ पे ये सब्सटेंसेस आते हैं। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ट्यूबुलर सेल्स, और फिर अल्टीमेटली ट्यूबुलर ल्यूमेन। और आगे आप लिखना चाहें तो आप जो फिल्ट्रेट है या जो यूरिन है, फिल्ट्रेट लिख दें तो ज़्यादा अच्छा, यूरिन भी आप लिख सकते हैं, उसके अंदर ये सब्सटेंसेस आ जाएंगे। अब अगर हम फेडल की बुक उठाएं ना, फेडल बोर्ड की बुक, तो फेडल बोर्ड की बुक में उसने जो पाथ बताया वो सिर्फ यहाँ से उसने शुरू किया है। ट्यूबुलर सेल्स उसने कहा, लूपा फैनले के ट्यूबुलर सेल्स से कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं और ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये फेडल बोर्ड के अंदर उसने नहीं बताया, केपीके की बुक के अंदर ये मेंशन है। तो पूरी बात जो है वो पता होनी चाहिए कि सब्सटेंसेस कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। इस ट्यूबुलर सेक्रेशन का जो मकसद है पीएच रेगुलेट करना है, और ये ट्यूबुलर सेक्रेशन मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। किसी हद तक इसमें जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जो सब्सटेंसेस
रिलीज़ होते हैं उनमें मेन जो सब्सटेंसेस हैं उसमें अमोनियम आयन है और हाइड्रोजन आयन है, कुछ और सब्सटेंसेस हैं वो भी रिलीज़ होते हैं। और इसका पर्पस जो है वो जैसे मैंने कहा कि ब्लड की पीएच को रेगुलेट करना और यूरिन की पीएच को रेगुलेट करना। यहाँ पे चूँकि हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं और यूरिन फॉर्मेशन को फोकस कर रहे हैं, लिहाजा उसी की पीएच का जिक्र करेंगे। तो पीएच ऑफ यूरिन को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, साथ जो है वो ब्लड की पीएच भी रेगुलेट होती है। यूरिन की जो पीएच है स्टूडेंट्स नॉर्मल वो 4.8 से लेके 7.5 तक होती है। अगर किसी और किताब से देखेंगे, फेडल और केपी से हट के कोई और किताब होगी, कोई ए लेवल ओ लेवल की बुक होगी, कोई इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको नंबर जो है वो डिफरेंट मिले, क्योंकि ये वैरी करता है, डिपेंड करता है कि बंदे ने क्या खाया, उसकी फूड क्या है। वो जो है वो अगर गोश्तखोर है यानी वो कार्निवोरस है, या वो सब्जियां ज़्यादा खाता है, हर्बीवोरस है, या वेजिटेरियन है स्टूडेंट्स, तो डिपेंड करता है उसने फूड क्या खाई है, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, कोई मेडिसिन वो ले रहा है नहीं ले रहा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे पीएच जो है जिसके हिसाब से यूरिन की पीएच चेंज होती रहती है। बहरहाल जो नॉर्मल यूरिन है एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में, उसकी डिपेंडिंग अपॉन कि उसने फूड कौन सी खाई है, ये ज़्यादा क्या फूड खाता है, तो पीएच की जो रेंज है वो 4.8 से लेके 7.5 तक होती है। स्टूडेंट्स इसके नीचे एक फिगर है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में, केपीके की बुक में इतना अच्छा फिगर जो है वो नहीं दिया गया, तो ये नोट से इस फिगर को आप प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे जितना कंटेंट लिखा है ऊपर मैं डिटेल्स उसको एक्सप्लेन कर चुका, तो मैं अब इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। आप का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।